So welcome boys. Good morning. We move on to the second chapter of history, trade to territory. The topic is company establishes power. So ये नाम क्यों पड़ा ट्रेड टू टेरिटरी? इसलिए पड़ा क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आई थी इंडिया में टू बिजनेस, बट लेटर ऑन their main focus was to do business at first initially, but later on their focus was shifted from business to ruling the territories, ruling the occupied territories, different kingdoms, and established their supremacy over these kingdoms. So the company establishes power. The topic is company establishes power. Overview means introduction. The last Mughal emperor Aurangzeb was a powerful person, but after his death in 1707, many Mughal governors called Subadars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. By the second half of the 18th century, a new power emerged on political horizon, the British. So, last Mughal emperor जो थे औरंगजेब, उनके मृत्यु के बाद 1707 में जब उनकी मृत्यु हुई, कुछ मुगल गवर्नर्स जिनको सूबेदार्स का नाम दिया गया है और बड़े बड़े जमींदार्स, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया. दे बिगैन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स, और रीजनल किंगडम्स को भी धीरे धीरे वो एस्टैब्लिश करते गए. 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में एक नया पावर इमर्ज हुआ जिसको नाम हमने दिया है ब्रिटिश. सो ब्रिटिश केम इमर्ज्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. ठीक, अब ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू ईस्ट. ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ईस्ट में पहुंचती है? ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो इंग्लैंड की जो रानी थी उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ I. The East India Company in 1600 acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting the company sole right to trade with the East. According to the charter, the company could venture across the oceans looking for new lands to buy goods at a cheaper price and carry them back to England, or rather Europe, to sell at higher prices. तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब चार्टर उन्होंने लिया फ्रॉम रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ I, उस चार्टर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द चार्टर, द कंपनी हैड सोल अथॉरिटी, सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. According to the charter, the company could venture across the oceans looking for new lands and to buy goods at a cheaper price and carry them back to Europe to sell at higher price. मतलब कि sole aim was to earn maximum profits for European traders. तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई और वहाँ पे जब इंडिया में आई उससे पहले उन्होंने रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ I से एक चार्टर, एक ऑर्डर कॉपी लिया, एक घोषणा पत्र लिया. उस पत्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दैट चार्टर, द कंपनी वाज गिवन, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. उनके अलावा कोई और बिजनेस ट्रेड नहीं कर सकता. अकॉर्डिंग टू द चार्टर, द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन. उस चार्टर के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र के आर पार जा सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स, नए जगह को खोज कर सकते हैं जिससे कि वो नए बाई गुड्स एट अ चीपर प्राइस एंड सेल देम बैक टू यूरोप एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस. यहाँ से कम दाम में लेके यूरोप में ज़्यादा दाम से बेचने की उनको हासिल होगी, उनको राइट हासिल हो गया. इसी बीच में द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा. इसके बीच में जो ये आए चार्टर लिया, उसी के बीच में द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. द पोर्चुगीज भी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर चुके थे और गोवा भी उनका बेस बन गया था. अर्ली 17th सेंचुरी में डच वेर एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन. अब बाय द अर्ली 17th सेंचुरी के शुरुआत में ही डच जो है वो भी इंडियन ओशन में ट्रेड की जो पॉसिबिलिटी है वो खोज रहे थे, वो एक्सप्लोर कर रहे थे. और बहुत जल्दी फ्रेंच अराइव्ड ऑन द सीन, बहुत जल्दी फ्रेंच भी इस सीन में आ गए. तो इंडिया से ट्रेड, इंडिया से सस्ता चीप मटेरियल, चीप गुड्स ले जाके यूरोप में जो कैरी करके यूरोप में बेचने का जो काम है, वो बेड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पोर्चुगीज और डच ने भी किया. ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स. जो भी कंपनीज आई इंडिया में, वो इंडिया में आके एक ही चीज़ खरीदते थे जो कि कॉमन चीज़ें थी यहाँ पे.
like fine qualities of cotton, silk, pepper, cloves, cardamom, cinnamon were in demand. अब कॉटन खरीदते थे, सिल्क खरीदते थे, पेपर खरीदते थे, कार्डमम खरीदते थे, जो कि बहुत डिमांड में था. The urge to secure markets led to fierce battles between the trading companies. अब मार्केट को सिक्योर करने के लिए, मार्केट पे कब्जा करने के लिए अपने पास, तो ये जो कंपनियां थी जो आई थी इंडिया में, वो अपने में ही लड़ाई करने लगे. Between the fight, the urge to secure markets led to fierce battles between the trading companies. Trade was carried on with the arms and trading posts protected through fortification. धीरे धीरे जो बिजनेस एंड ट्रेड चल रहा था, वो ट्रेड आर्म्स के जरिए कैरिड ऑन विद आर्म्स. अपने सेफ्टी के लिए ये ट्रेडिंग कंपनीज आर्म्स एंड एम्यूनिशन में रखने लगे, और ट्रेडिंग पोस्ट जो उनके थे, जो कि पोस्ट बनना था, वो पोस्ट भी घेराबंदी और किलाबंदी कर दी वहाँ पे. तो ये है आपका इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू ईस्ट. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 acquired a charter from ruler of England, Queen Elizabeth I, granting the company sole right to trade with the East. According to the charter, the company could venture across the oceans looking for new lands to buy goods at a cheaper price and carry them back to Europe to sell at a higher price. The Portuguese established their presence on the western coast of India and had their base in Goa. By the early 17th century, the Dutch were exploring possibilities of trade in the Indian Ocean, and very soon the French arrived on the scene. All the companies are interested into buying the same things, same goods. The fine qualities of cotton, silk, pepper, cardamom, etc. were in great demand. The urge to secure markets led to fierce battles between the companies. Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification. ये है फिगर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ईस्ट में आई. पहले चार्टर मिला उनको, फिर उनको पावर मिल गया कि नो अदर ट्रेडिंग कंपनी कुड इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी. फिर मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इंक्लूडिंग मेड प्रॉफिट प्राइमरी एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, और कंपटीशन भी नहीं था वहाँ पे. और चूंकि चार्टर मिला हुआ था तो कोई कंपटीशन होता नहीं. चीप और में माल खरीदते थे और प्रॉफिट कमा के माल ज़्यादा में बेचते थे प्रॉफिट कमाने के लिए. राइट. नेक्स्ट पॉइंट हम स्विच ओवर करते हैं. अब आइए आगे. तो यहाँ पे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनीज में मेनी ईस्ट इंडिया कंपनीज फ्रॉम यूरोप, पोर्चुगल एंड डच एंड फ्रेंच एंड द ब्रिटिश केम टू इंडिया वाया सी route for trading. All the companies were interested in buying the same goods such as cotton and textile silks and spices, which led to great competition among the countries. अब सेम गुड्स खरीदेंगे तो कंपटीशन तो होना ही है. तो यही कंपटीशन था जो कि यहाँ पे कहा गया है. आगे आइए. अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया. In 1651, the first English factory was set up. It was the base from which companies, traders known as factors operated in the. अब 1651 से ही इंडिया द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप. पहला इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप कब हुआ? 1651 में. इट वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एज फैक्टर्स ऑपरेटेड. ये बेस था जो पहला इंग्लिश फैक्ट्री बना. इट वॉज द बेस फ्रॉम विच कंपनीज ट्रेडर्स नोन एज फैक्टर्स ऑपरेटेड. जो फैक्टर्स थे जिनको का नाम दिया गया फैक्टर्स, कंपनी ट्रेडर्स को, वो यहीं से ऑपरेट करते थे. द वेयर हाउस ऑफ द फैक्ट्री इन द वेयर हाउस ऑफ द फैक्ट्री गुड्स वेयर फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड. फैक्ट्री के वेयर हाउस में, गोडाउन में जो गुड्स एक्सपोर्ट के लिए था वो वहां पे स्टोर किया गया था. 1696 में 1696 में कंपनी ने एक किला बनाया अराउंड द सेटलमेंट. उस फैक्ट्री के आसपास एक घेराबंदी कर दिया, किलाबंदी कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी. द कंपनी कंटिन्यूसली ट्राइड टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस. ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय जो बंगाल के जो रूलर्स थे, जो नवाब्स थे, उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि उनको और कंसेशन दे दिया जाए, और जो एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस या एग्जिस्टिंग कंसेशंस थे उसको मैनिपुलेट करके अपने फायदे के लिए वो वहाँ पे काम कर रहे थे. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. अब देखिए, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप नियर बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651. 1651 में पहला इंग्लिश फैक्ट्री बना था बैंक्स ऑफ रिवर हुगली में, और ये बेस बना फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एज एट द टाइम फैक्टर्स ऑपरेटेड. द फैक्टर एज द वेयर हाउस वेयर द गुड्स, वो क्या नाम, फैक्ट्री क्या था,
वहाँ पे जो वेयर हाउस था वहाँ पे गुड्स को रखा गया था फॉर एक्सपोर्ट, स्टोर किया गया था फॉर एक्सपोर्ट। ठीक, अब आइए आगे। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कैसे ट्रेड लड़ाई में तब्दील हो गया। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल। अब धीरे धीरे जब उनकी बातें न मानी गई, जब उनकी ख्वाहिशें न पूरी हो गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नाराज़ हो गई और धीरे धीरे नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी में टकराव होने लगा, क्लैश होने लगा। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड, और इंटेंसिफाई हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया। द बंगाल नवाब्स रिफ्यूज टू ग्रांट कंपनी कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। अब धीरे धीरे बंगाल के नवाब्स भी कहने लगे कि हमने बहुत छूट दे दी है, और अगर हम धीरे धीरे ऐसे छूट देते गए तो एक दिन पूरा बंगाल हमारे हाथ से चला जाएगा। तो द नवाब्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रांट कंपनी कंसेशंस। अब धीरे धीरे नवाब ऑफ बंगाल ने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम कोई कंसेशन आपको नहीं दे सकते, बदले में आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें से लार्ज प्रॉफिट हमको दीजिए, उसमें जो लार्ज आपका जो हमारा जो वो है ट्रिब्यूट, मतलब शेयर हमको दीजिए, और क्योंकि आप हमारे यहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए, हमारा जगह है, हमारी धरती है। तो दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। और उन्होंने, अंग्रेज ने भी कहा, इसलिए कंपनी ने एक बार कहा था कि हमको कॉइन, सिक्के बनाने की परमिशन दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई सिक्के बनाने की परमिशन हम नहीं दे पाएंगे, एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग। और धीरे और फिर उन्होंने कहा कि आप जो ये किलाबंदी कर रहे हैं, ये किलाबंदी भी बंद करिए, कोई सिक्योरिटी नहीं, हम लोग हैं, वी विल टेक केयर ऑफ यू ऑल। They also claimed that the company was depriving Bengal government of huge amounts of revenue. तो उन्होंने कहा, और नवाब्स लोग कहते थे कि जो कंपनी जब आई है, कंपनी आते ही हमारे जो बंगाल गवर्नमेंट है उसकी जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कम हो गई, और नवाब की अथॉरिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। द कन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्बिनेटेड इन द बैटल ऑफ पलासी। तो हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स बिगैन इंटेंसिफाइड, और स्ट्रॉन्ग हो गया कन्फ्लिक्ट, क्लैश। द बंगाल नवाब्स रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट्स टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। उनको कॉइन बनाने की जो उन्होंने मांगा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब से, वो भी उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ आपको राइट नहीं दे सकते। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस। एक तो ट्रेड जो बिजनेस कर रहे थे उन पे उन्होंने कहा कि हमको शेयर चाहिए, लार्ज शेयर्स चाहिए, लार्ज ट्रिब्यूट्स चाहिए। दूसरा जो उन्होंने कहा था कि मुझे सिक्के बनाने का कॉइन राइट दीजिए, वो भी नहीं मिला। फिर जो फोर्टिफिकेशंस कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी कहा बंद करिए आप। तो नवाब बंगाल ने, जो नवाब बंगाल के नवाब थे, उन्होंने उनकी हर बात को इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। दे ऑल्सो क्लेम्ड दैट कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। द नवाब्स ने कहा कि हम धीरे धीरे ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी जो है आके हमारे बंगाल गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, आमदनी है, उस पर भी वो हाथ मार रहे हैं, और ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो डाइवर्ट होके अंग्रेज पर चला जा रहा है। और उसके अलावा जो द पावर है, जो अथॉरिटी है नवाब की, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। ये सब चीज़ें एक साथ मिल के, जुड़ के, कैलकुलेट करके द कन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। धीरे धीरे ये सब चीज़ें एक साथ होके और फाइनली बैटल ऑफ पलासी में तब्दील हो गया। अब आइए बैटल ऑफ पलासी की बात करते हैं। 1756 में अली वर्दी खान डायड एंड सिराजुद्दौला बिकेम नवाब बंगाल। 1756 में नवाब ऑफ बंगाल अली वर्दी खान थे, उनकी मृत्यु हुई, और उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है नवाब ऑफ बंगाल बने। द कंपनी ट्राइड टू हेल्प वन सिराजुद्दौलाज राइवल्स टू बिकम नवाब, लेकिन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी वहाँ पे अपना गेम प्ले किया, अपना चाल चला, और सिराजुद्दौला का जो राइवल था उसको उन्होंने मदद करके नवाब बनाने की कोशिश की सिराजुद्दौला के विरोध में, खिलाफ। आफ्टर सिराजुद्दौला केम टू नो अबाउट द कंपनी स्ट्रेटजी, ही आस्क्ड देम टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। अब जैसे ही सिराजुद्दौला के कान में ये बात पहुंची, उन्होंने स्ट्रिक्टली कह दिया कंपनी बहादुर से, कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में, हमारे राजनीतिक जो हमारे कामकाज है उसमें दखल अंदाजी ना करिए। आप जो है बिजनेस कर रहे हैं, चुपचाप बिजनेस करिए और जाइए यहाँ से। ना आप जो है हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में दखल अंदाजी करेंगे, ना आप कोई फोर्टिफिकेशन बनाएंगे, और रेवेन्यू दीजिए, जो आप कमा रहे हैं उस पर रेवेन्यू दीजिए। तो बैटल ऑफ पलासी में हमने ये देखा अभी तक कि 1756 में अली वर्दी खान डायड एंड सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल।
The company tried to help one of Sirajuddaulla's rivals to become the Nawab. After Sirajuddaulah came to know about this company strategy, he asked them to stop meddling in the company's affairs, stop fortification and pay the revenues. ठीक, यहाँ तक क्लियर है. In 1757, Robert Clive led company's army against Sirajuddaulah at Plassey. 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की आर्मी को लीड करके सिराजुद्दौला के खिलाफ पलासी बैटल में पहुंच गए. द मेन रीजन फॉर द डिफीट वाज दैट फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर नेवर फॉट द बैटल. जो यहाँ पे हार का सामना पड़ा सिराजुद्दौला को पलासी में, एक मेन सबसे बड़ा रीजन है कि वो जो गद्दार निकला, ट्रेटर निकला मीर जाफर, वो कभी भी नहीं गया लड़ाई करने, ना उनके फोर्स को उन्होंने भेजा. The Battle of Plassey became the famous because it was the first major victory of the company won in India. Battle of Plassey जो है सबसे महत्वपूर्ण बैटल इसलिए कहा गया, फेमस बैटल इसलिए कहा गया because it was the first major victory of the company that it won in India. सबसे पहला मेजर विक्ट्री है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीती है इंडिया में. द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. अभी तक ये पता चल रहा है कि द प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कंपनी का, वॉज टू एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. If it can be done without conquest through the help of local rulers, the territories need not be taken over directly. अगर ये बात थी कि एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड अगर होता तो बिना लड़ाई झगड़े के, बिना कॉन्क्वेस्ट के, बिना वॉर के, अब छोटे छोटे जो लोकल रूलर्स थे उनके मदद से ये होता तो ये टेरिटरीज भी वापस उनको, जो टेरिटरीज थे उनको लड़ाई करके अपने कब्जे में लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी. The prime object of the company was the expansion of trade. If it can be done without conquest through the help of local rulers, then territories need not be taken over directly. But very soon, the company discovered that it was rather very difficult to make expansion of trade without a direct conquest. क्योंकि बंगाल ऑफ नवाब कोई मूड में नहीं थे अब कि उनको यहाँ पे इंडिया में परमिशन दी जाए फॉर ट्रेड एंड बिजनेस. In 1765, the Mughal emperor appointed company as the Diwan of the province of Bengal. 1767 में मुगल एम्परर जो थे उन्होंने कंपनी को दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल बना दिया. इट अलाउड द कंपनी टू यूज वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल. अब इससे क्या हुआ, इससे बंगाल की जो रिसोर्सेज रेवेन्यू है वो चौपट हो गया. और इट अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल. From the early 18th century, the company's trade and with India expanded. Early 18th century से देखा गया तो कंपनी का जो ट्रेड है वो एक्सपैंड कर गया. Goods from India had to be brought with gold and silver imported from Britain. इंडिया से goods from India had to be brought with gold and silver imported from gold and silver को ब्रिटेन से इंपोर्ट करके लाते थे और यहाँ पे गुड्स को ले जाते थे एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन में. ठीक, ये है आपका बैटल ऑफ पलासी. बैटल ऑफ पलासी में रॉबर्ट क्लाइव थे, अली वर्दी खान सबसे पहले थे, फिर सिराजुद्दौला आए. सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है उन्होंने मीर जाफ़र को वहाँ पे लगाया. मीर जाफ़र ने लड़ाई नहीं की, न उनके कोई फोर्स गए. तो बैटल ऑफ पलासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी. मेन मकसद क्या था कंपनी का, तो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. लेकिन अगर कोई कॉन्क्वेस्ट के बिना, अगर लोकल रूलर्स के बलबूते पे, हेल्प पे अगर हो जाता एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, देन टेरिटरीज नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली. बट वेरी सून, लेकिन बहुत जल्द कंपनी ने ये डिस्कवर किया, ये पता लगाया कि हमको बिना लड़ाई झगड़े के हमको एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड नहीं मिलने वाला यहाँ पे इंडिया में. इन 1765 मुगल एम्पर अपॉइंटेड कंपनी एज दीवान एज द प्रोविंस ऑफ बंगाल. अब 1765 में जो मुगल एम्पर थे उन्होंने कंपनी को एज ए दीवान अपॉइंट किया. और दीवान किसका, पूरे सारे प्रोविंसेस ऑफ बंगाल के दीवान. अब वहाँ पे इसका मतलब क्या देखा गया कि इट अलाउड द कंपनी टू यूज वास्ट रिसोर्सेज, एक्सपेंडिचर रिसोर्सेज, रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल. इससे क्या हुआ, इससे बंगाल का जो वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स है वो रेवेन्यू रिसोर्स कंपनी के पास पहुँच गया. फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी द कंपनीज ट्रेड विद इंडिया एक्सपैंडेड. अब 18th सेंचुरी के शुरुआत में से ही देखा गया कि कंपनी का जो ट्रेड एंड बिजनेस है विद इंडिया, इट हैज एक्सपैंडेड. It has expanded, right? Goods were brought and sold at high rates in the European markets.
ठीक. Now we move on to a fresh topic, and the topic is